नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। क्या आरजेडी दोबारा सत्ता में वापस नहीं कर पाएगी? वो कौन से कारण है जो आरजेडी को दोबारा सत्ता प्राप्त करने से रोक रही है? 90 के दशक का बिहार का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फोर्स, सबसे व्यापक जनाधार और सामाजिक बेस वाला यह पार्टी जो हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, धीरे धीरे क्या हुआ? यह अब अपने दम पर सरकार नहीं बना। यदि आप याद करें तो पाएंगे कि 95 के बाद कभी भी लालू जी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। पता है, मई 97 में राष्ट्रीय जनता दल का उदय होता है। चारा घोटाले में लालू जी जब जेल जाने की नौबत आई तो उस वक्त ये पार्टी टूट गई। जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ, बाद में समता पार्टी भी इनसे अलग हो गई। 2003 में, यदि मुझे ठीक से याद हो, बाद में जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी मिल गई, जो अभी वर्तमान स्वरूप में है। बहरहाल, मैं उस पर आज बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या कारण हुए कि धीरे धीरे यह पार्टी सीट्स में भी सिमटती गई और सामाजिक ताने बाने में भी इसमें सिकुड़न देखा गया। आप याद कीजिए कि 90 में जहां 122 सीट था जनता दल, 95 में 167 सीट आ गए, लेकिन फिर वो 2000 में सिमट कर 124 सीट पर आ गए और वहीं से कोalition का पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया। फरवरी 2005 में जब चुनाव हुआ तो आरजेडी को 75 सीट्स मिली और आपको याद होगा उस वक्त रामविलास पासवान चाबी लेकर घूम रहे थे, सरकार नहीं बन पाई और फरवरी 2005 से अक्टूबर 2005 तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा और अंततोगत्वा जब अक्टूबर में चुनाव हुए तो उसके बाद पूरी खेल बदल गई और आरजेडी सिमट कर 54 सीट पर आ गई। 2010 में स्थिति बहुत खराब हुई क्योंकि 2005 में जो नीतीश कुमार ने काम किया तो 2010 में उसका प्रभाव हुआ और अपने निम्नतम स्कोर पर आरजेडी आ गई, मात्र 22 सीट। स्थिति ये हो गई कि 243 सदस्यों वाली विधानसभा में ये नेता प्रतिपक्ष का कानूनी दावा भी पेश नहीं कर पा रही। 2015 में थोड़ी स्थिति में सुधार हुआ। आपको पता है कि फिर वो नीतीश कुमार और लालू जी यानी जदयू और आरजेडी मिलकर लड़ी, उसमें 80 सीटें मिली। लेकिन उसके बाद फिर 2020 का जब चुनाव हुआ तो बड़े ड्रामेटिकली, बहुत नाटकीय अंदाज में कुछ सीटों पर बवाल भी हुआ कि हरा दिया गया। बहरहाल 2020 में 75 सीट पर सिमट कर है। आज हम बात करेंगे एपिसोड्स की उस श्रृंखला जिसमें मैंने इससे पूर्व जनसुराज की 5 कमजोरी, भाजपा, जदयू और कांग्रेस की 5 कमजोरियों के बाद आज हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से 5 प्रमुख कारण है जो आरजेडी को उभरने से रोक रही है और क्या आरजेडी इन 5 कमजोरियों से आने वाले समय में उबर पाएगी, और अगर ये उबरती है तो फिर 2025 के अक्टूबर-नवंबर में संभावित चुनाव में इसका परफॉर्मेंस क्या रहे। 5वां कारण सबसे प्रमुख है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहला कारण अन्य पार्टियों की तरह इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके पार्टी के संगठन में निहित है। आपको बताते चलें कि यद्यपि आरजेडी कोई कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, लेकिन ये कार्डर बेस्ड कौन से भी नहीं रही। आप सब लोग को मालूम है कि कार्डर जो एक शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग 1917 के रूसी क्रांति के बाद लेनिन ने किया था। कार्ड व्यापक शब्द है जहां उसके वर्कर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से बंधे रहते हैं और एक तरह से आप यूं कहें कि अंधभक्त टाइप चीज हो जाता है अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप समझना चाहें। बहरहाल, आरजेडी का संगठन 95-96 में अपने पूरे शबाब पर था और कार्डर तो नहीं कहिएगा, लेकिन कार्डर से कम भी नहीं था। इसके जो वर्कर्स थे, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर नुक्कड़ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा। सामान्य तौर पर ये वर्कर्स समाज के अभिवंचित वर्ग, दबे कुचले, गरीब, उसमें हर जाति था उस वक्त, ये लोग थे। तो मैं अभी वर्तमान में जो बात करता हूँ, 2025 में आज हम बात कर रहे हैं, तो अभी इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? अभी इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यद्यपि जगदानंद ने इस पार्टी में डिसिप्लिन इन्फोर्स करने की कोशिश की, कुछ हद तक उन्हें सफलता भी मिली। मेरी जो जानकारी है, उन्होंने कई जिलों में और अध्यक्षों को बदलने की भी कवायद की। हालांकि वो भी कई बार कंट्रोवर्सी में रहा। जगदानंद जी अपने उस स्वभाव के लिए विख्यात हैं जिसमें वो बड़े अक्खड़ हैं, बात नहीं सुनते हैं और उनका स्वभाव जो है बड़ा माने उदंड तो नहीं कहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल सर्किल में उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। उसके चलते बहुत सारा विवाद भी हुआ, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की कि संगठन को एक नया स्वरूप। आप पाएंगे कि आरजेडी के जो जिलों के अध्यक्ष हैं वो बरसों से पड़े हुए हैं। मुझको याद है कि सारण प्रमंडल में एक जिला था, नाम लेना उचित नहीं होगा, वहां के अध्यक्ष की जब तक मृत्यु नहीं हो गई वही जिला अध्यक्ष बने रहे, यद्यपि वो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल अक्षम हो चुके। चंपारण प्रमंडल के एक जिले में
मुझको याद नहीं है ये कब से वो व्यक्ति जिलाध्यक्ष बना हुआ है। मुंगेर सहित, मुंगेर प्रमंडल सहित सब लगभग सब जगह की वही स्थिति। लेकिन क्योंकि ये कार्डर लाइक पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए इसके वर्कर्स, हमेशा याद रखिए, जो कार्डर या कार्डर लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके वर्कर्स की आकांक्षाएं, उसकी अपेक्षाएं पार्टी से और पार्टी के नेतृत्व से बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इस बात से आप इनकार नहीं कीजिए कि आज भी अगर बिहार में कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, चाहे वो बिहार बंद करने का हो, चाहे कोई आंदोलन करने का हो, चाहे धरना प्रदर्शन करने का हो, उसका सबसे व्यापक प्रभाव आरजेडी द्वारा बुलाए गए ऐसे आंदोलनों में देखा जाता है। अभी हाल में आपने देखा कि एसआईआर पर जो बिहार बंद कराया गया था, उसका कितना व्यापक असर हो। ये जो वर्कर्स होते हैं उनकी अपेक्षाएं बहुत प्रबल होती है, और वो अपेक्षाएं जब फ्रस्ट्रेट होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती है, तो फ्रस्ट्रेशन में, गुस्सा में और कई बार आपराधिक घटनाओं में या तोड़ फोड़ या इस तरह की उदंडता में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए आप पाएंगे कि आरजेडी के जब भी आंदोलन होते हैं तो उसमें ऐसी घटनाएं बहुत आपको होंगी जिसमें जबरदस्ती रोक देना, तोड़ फोड़ कर देना, दुकानों को बंद करा देना, ये सारी। अभी वीकनेस ये है कि विगत 20 साल से यह पार्टी, बीच में 15-17 महीने का जो इंटररेग्नम हुआ उसको अगर आप छोड़ दें तो मोटे तौर पर 20 साल से ये लोग पार्टी से बाहर हैं। तो इसके वर्कर बड़े फ्रस्ट्रेटेड, और इसका फ्रस्ट्रेशन पार्टी के संगठन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पूरे बिहार में कुछ छत्रपों को जन्म दे दिया था। आप पाएंगे यदि आप 90, 95, 2000 इवन 2005 तक के दौर को याद कीजिएगा तो पाइएगा कि हर एरिया में कुछ छत्रप होते हैं। मुंगेर के इलाके का कोई एक छत्रप है, मगध इलाके का कोई एक छत्रप हो जाएगा, चंपारण वगैरह का कोई एक छत्रप हो जाएगा, मुजफ्फरपुर का कोई एक छत्रप है, सारण गोपालगंज वगैरह का कोई और है, औरंगाबाद का और है, रोहतास का और है, पटना के आसपास के इलाके का कोई और है, हाजीपुर का कोई और है, किशनगंज अररिया उस इलाके में छत्रप तस्लीमुद्दीन साहब, दरभंगा का कोई और। जो जितने छत्रप थे, इससे शुरुआती दौर में पार्टी को बहुत फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि कम्युनिकेशन नेटवर्क लालू जी का बड़ा स्ट्रांग होता। कहीं कोई घटना, दुर्घटना या कोई इश्यूज आते थे तो इसके पहले कि प्रशासन को मालूम हो, इवन सीआईडी या इंटेलिजेंस को मालूम हो, स्पेशल ब्रांच को, उसके पहले लालू जी को पता रहता था कि अमुक जगह ये कम्युनल राइट क्यों हुआ, अमुक जगह कोई ऐसी घटना क्यों हुई। इनका इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार ऐसा देखा गया कि कहीं कोई कम्युनल सिचुएशन होता था तो जब कंट्रोल नहीं होता था तो किसी का नाम लेते थे, उसको फोन लगा के बात कराते थे और स्थिति में बदलाव हो जाता था, परिवर्तन हो जाता था। और परिवर्तन को हम लोगों ने देखा है कि कैसे परिवर्तन हो जाते। हुआ क्या कि विगत 20 साल से जब ये सत्ता से बाहर है पार्टी, तो ये जो छत्रप है वो धीरे धीरे या तो डिसअपियर हो गए, कुछ की मृत्यु हो गई, और कुछ लोगों ने पार्टी छोड़कर दूसरे पॉलिटिकल अलाइनमेंट में शामिल उचित समझा या उनकी मजबूरी रही हो। इन कारणों ने आज की तारीख में आरजेडी पार्टी संगठन एज सच को बहुत ही डाइल्यूट, डिफ्यूज्ड और बहुत डिमोरलाइज्ड बना दिया। कोई भी पार्टी अगर सत्ता में बहुत दिन से बाहर है तो उसके वर्कर्स का स्वाभाविक रूप से फ्रस्ट्रेट हो जाना ये बड़ा लाजमी। इसके बाद इसी में एक और एंगल आपको बताते चले कि अपने लाख प्रयास के बावजूद तेजस्वी आरजेडी को जंगल राज के टैग से मुक्त कराने में बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सके। अभी हाल में आपने एक घटना देखा जिसमें मनेर के विधायक और कोई पंचायत सचिव के बीच जो वार्तालाप है, जिसमें ये बोलते हुए सुने जा रहे हैं विधायक की चप्पल समान। हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है, तो कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है। भाई वीरेंद्र मेरा नाम है, तू नहीं जानता है भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है, नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसा थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे। आए मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए।
अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? इस पर उलट करके पंचायत सचिव भी बोल, ये जो सब जो वारदात है ना, यह डेंट पहुंचाता है और इसलिए यह संगठन कोई डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल फोर्स हो, ये लाख प्रयास करने के बावजूद नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इस तरह का एलिमेंट कुछ ऐसा हरकत कर देगा, क्योंकि मीडिया में आरजेडी का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है नहीं। मीडिया कभी भी आरजेडी के पक्ष में रही नहीं। मेन मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो खैर सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह आ गया तो उसमें बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन एक दौर था, आप याद कीजिए कि अभी जिस तरह से मर्डर हो रहा है, अगर ये उस दौर में होता तो अखबार को लाल रंग से पहले उसका बैकग्राउंड रंग देता और उस पर से काला रंग से या किसी दूसरे रंग से लिख देता कि खून ही खून, अपराध ही अपराध। तो बहरहाल लुम्पेन एलिमेंट से मुक्ति नहीं पा सकी है पार्टी और इसका संगठन, और इसने इसको बहुत डेंट, और गाहे बगाहे जब इस तरह की घटना होती है, और आप याद रखिए कि समाज का एक ऐसी विडंबना है कि समाज में नकारात्मक चीजों का प्रवाह, प्रसार और प्रभाव ये ज्यादा तेजी से होता है बनिस्बत किसी सकारात्मक चीज का। एक इस तरह की घटना हो गई भाई वीरेंद्र का, भी पूरे मीडिया में चल रहा है। ये डेंट करता है खास करके वैसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो न्यूट्रल है या पॉलिटिकली बहुत अलाइन नहीं है। मतलब आप उसको कहिए कि फ्रिंज वोटर्स है, बाउंड्री लाइन वोटर्स जो कहीं जा सकते। दूसरा प्रमुख कारण क्या है आरजेडी के वीकनेस का या आरजेडी को जो रोक रहा है, वो ये है कि इसमें कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की तरह, इवन जेडीयू में कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप, पहले लालू जी थे, उसके बाद फिर अभी तेजस्वी। पार्टी में जो पार्टी के ऑफिस बियरर्स वगैरह, आप जैसे आपको एक एग्जांपल बताता है सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं होने का। मेरी कुछ लोगों से अनौपचारिक बात हो रही थी कि इस विषय पर ऐसे बोलना चाहिए, हमसे लोग सलाह लेने आते रहते हैं, तुमने कहा कि इस विषय पर ऐसे बोलना, तो हुआ कि इसमें तो पूछ लेना पड़ेगा नेतृत्व से। बोले कहने का तात्पर्य है कि सेकेंड लाइन में कोई स्ट्रॉन्ग वैसा लीडर्स नहीं है, चाहे वो जगदानंद ही क्यों नहीं रहे हो। हालांकि लीडर्स का एक अच्छे माने एक चेन ऑफ और एक बंच ऑफ गुड लीडर्स का आरजेडी के पास अभी भी एक बहुत बड़ा एसेट है। अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, आलोक मेहता हो, जगदानंद तो बहुत बूढ़े हो गए, वैसे सरीखे नेता उस जमाने में रामकृपाल यादव हुआ करते थे, लेकिन ये लोग कभी भी सेकेंड इन कमांड नहीं हो सकते। कहने को कोई प्रदेश अध्यक्ष है लेकिन उसकी कोई औकात नहीं है। तो ये जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप का अभाव है ना, सफलता के स्थिति में क्रेडिट भी एकाकी ही दे देता है, सिर्फ पूरी क्रेडिट तेजस्वी को या लालू जी को मिल जाता है, लेकिन असफलता के लिए भी पूरी डिस्क्रेडिट भी इन्हीं को मिल जाता है। कोई डिफेंस मैकेनिज्म पार्टी में नहीं है, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे कि अब जैसे आप देखिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी है, विधान परिषद में राबड़ी देवी जी हैं। अब ये इस तरह का चीज जो है ये कहीं ना कहीं बता देता है कि अब सभी पदों पर अगर आप ही हैं तो फिर सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप कहाँ से आए। इसके कारण होता क्या है ना कि नए आइडियाज, नए रक्त, नई जनरेशन, नए तेवर का वो अभाव होने लगता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे कोई ऑफिस हो, क्यों सरकारी सिस्टम में कहा गया कि 3 साल पर बदल देना चाहिए कलेक्टर, एसपी और बाकी अधिकारियों, इसलिए कि एक नया चेन ऑफ कमांड एस्टेब्लिश होना चाहिए, नए रक्त का प्रवाह होना चाहिए। क्यों गवर्नमेंट में नई नई भर्तियां होती है, क्यों नए पुलिसकर्मी, नए प्रशासनिक अधिकारी, नए इंजीनियर्स की बहाली हो, क्योंकि नए रक्त का प्रवाह बड़ा जरूरी हो। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप का जब अभाव है यहाँ, इसके कारण थर्ड फोर्थ तो कुछ है ही नहीं। तो हर कोई को लगता है कि यहाँ आने का मतलब है कि हमको किसी न किसी के नेतृत्व में रहना, तो यहाँ एक लेवल से ऊपर हम जाएंगे, बहुत खुश होंगे तो विधायक बन जाएंगे, और उसमें से भी बहुत खुश हो जाएंगे तो शायद मंत्री बन जाएंगे, उससे ऊपर का कहीं कोई गुजारा नहीं। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप आरजेडी जब तक क्रिएट नहीं करती और उसका बिल्कुल ईयर मार्क्ड डिमार्केटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तब तक ये पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो ऐसा दिखता नहीं। दूसरे कारण में ही अभी एक और नया कारण जुड़ गया और वो है पारिवारिक कलह। जिस प्रकार से तेज प्रताप का एपिसोड आया, बाद में उन्होंने अब मीडिया में आ रहा है कि टीम तेज प्रताप बना लिए, अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ जाएंगे। पिछले बार आपको याद होगा कि जहानाबाद से उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिसके कारण सुरेंद्र यादव हार गए। इस पारिवारिक कलह के कारण तेजस्वी भी स्वयं परेशान रहते हैं और स्वाभाविक रूप से उनको परेशान भी रहना। तो ये जो दूसरा कारण है, लीडरशिप नहीं हो पाया और परिवार का ये जो मिश्रित कारण है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आरजेडी के सफलता। आइए तीसरे कारण पर बात करते हैं। देखिए आज की तारीख में
हर ऑर्गेनाइजेशन में थिंक टैंक का एक कॉन्सेप्ट, यू नीड टू हैव ए थिंक टैंक। आप देखेंगे कि कंट्री के लेवल पर भी जब गवर्नेंस चलता है या गवर्नमेंट चलता है, आप पाएंगे कि जैसे ब्रिटेन में थिंक टैंक है, कोई इंडियन गवर्नमेंट में भी कोई थिंक टैंक, यूएस में थे। तो ये थिंक टैंक का कॉन्सेप्ट बीजेपी में भी है, बहुत सारे स्टालवर्ड्स जो थिंक टैंक के रूप में काम कर, वो हो सकता है कि नेपथ्य में रहे, हो सकते वो पर्दे के पीछे रहे, लेकिन वो थिंक टैंक के रूप में काम कर। आरजेडी में थिंक टैंक का घनघोर अभाव है। और यहाँ जो यस मैन, ऐसे तो यस मैन का कल्चर लगभग सब पार्टी में हो गया। अगर प्रदेश का अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है, गलत भी बोल रहा है, सब कहेगा हाँ सर आप ठीक है बोल रहे हैं। गर्मी के दिन में अगर बोल दिया कि सर आज तो बड़ा जाड़ा, बोलेगा हाँ सर बहुत जाड़ा, हम तो हीटर लगा दिए। वो बीमारी ब्यूरोक्रेसी में भी आ गई। ब्यूरोक्रेसी में अगर किसी विभाग का प्रधान सचिव बोल दे कि इस विभाग का तो बड़ा नाम हो रहा है ये, तो बाकी सब लोग का एकदम बहुत बढ़िया हो रहा है सर। डीजी कह दे कि जनता बड़ा सुरक्षित महसूस करिए, सारा एसपी बोला सर एकदम बाबा है, 1 बजे रात में सब घूम रहा है। तो ये जो साइकोफेंसी का कल्चर होता है वो इसलिए होता है कि यू डोंट हैव ए टीम ऑफ थिंक टैंक्स। इसको थोड़ा और हम एलाबोरेट कर देते हैं। लालू जी के समय में कुछ लोग थे उनके साथ, कुछ अब गुजर गए, स्वर्गवासी हो गए, कुछ बहुत बूढ़े हो गए। शिवानंद तिवारी भी थे उसमें और बहुत सारे लोग थे। आप देखिएगा रघुवंश बाबू थे उस जमाने में। लालू जी नारा गढ़ देते थे, जिसको आज की तारीख में और अंग्रेजी, उसका अंग्रेजीकरण हो गया है, उसको नैरेटिव्स बोलते हैं। तो नैरेटिव्स गढ़ना यानी नारे गढ़ने का काम जो होता है वो थिंक टैंक का। अब आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड में जब प्रशांत किशोर को लाया गया तो प्रशांत किशोर ने शुरुआती दौर में क्या किया, उसने कुछ नारे गढ़े, अब की बार नीतीश कुमार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसे नारे गढ़ने शुरू हुए। इसके अलावा निश्चय योजना का एक आइडिया आना, फिर विभागों में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट लाना, ये सारे चीज जो होते हैं ये सारे चीज थिंक टैंक का काम है। लेकिन इस पार्टी में इसका घनघोर अभाव ही नहीं, इस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं होती। रेदर इससे उलट एक और समस्या यहाँ ये है कि अगर इस पार्टी में कोई व्यक्ति जो थोड़ा इंटेलेक्चुअली साउंड है, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, और याद रखिए हमेशा जब भी कंट्रीब्यूट कोई आदमी करेगा तो वो जो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है उससे थोड़ा इतर भी जा सकता है। अगर कोई आदमी सजेस्ट करेगा कि नहीं ऐसे किया जाए, तो वहां पर जो 10 ठो बैठा हुआ है चमचा बेलचा टाइप आदमी जिसका कोई सेंस नहीं, वो सब पैरासाइट है, वो सब टेंड्रिल है जो मुख्य वृक्ष पर लपेटे रहता है, चढ़ा रहता है। वो जदयू में भी है, जदयू में उमेश कुशवाहा, चाहे ललन सिंह, चाहे संजय झा, चाहे विजय चौधरी, ये सब क्या टेंड्रिल है, मैंने उस वीडियो में बताया भी। तो वहां 5-7 टेंड्रिल है, यहाँ तो टेंड्रिल का जमात है, तो सब उसी में कहना शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए किसी ने कोई आइडिया फ्लोट किया और लालू जी या तेजस्वी फॉर दैट मैटर ने कह दिया कि नहीं ठीक नहीं, तो सब एक सूरज का नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक, कोई उसका सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए ही तैयार नहीं। कोई अगर इंटेलेक्चुअली साउंड व्यक्ति वहां प्रवेश करना भी चाहे या उसका किसी न किसी रूप में प्रवेश भी हो जाए या न भी प्रवेश हो, कोई अनौपचारिक बैठक या औपचारिक बैठक में वो एक आइडिया फ्लोट करे, वो कुछ बताए, तो जिसको हम लोग मगही भाषा में बोलते हैं उसको लुलवा लेगा सब, तो बेचारा बेइज्जत होके चलाएगा। और परसेप्शन ये बना हुआ है कि आरजेडी में पढ़ी लिखे लोगों का, इस तरह के लोगों का कोई गुजारा नहीं, इसलिए आए भी कुछ लोग और कुछ लोग चलेगा। मुझको एक डॉक्टर ने बताया, उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर का एक संगठन बनाए आरजेडी में, आरजेडी के एक विंग के रूप, और बड़े मेहनत से पूरे बिहार के सभी अधिकांश डॉक्टर्स को जो इस एलिजियंस जिसका था या जिसका कुछ आइडियोलॉजिकल कास्ट लेवल या रीजन के लेवल पर एफिनिटी रही होगी या कुछ इंटरेस्ट भी रहा होगा, बहरहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट यह है कि बड़ी मेहनत करके इस डॉक्टर ने, पटना के एक डॉक्टर है, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, उन्होंने बुलाया और हुआ कि साहब ये जो डॉक्टर का आरजेडी का डॉक्टर चिकित्सक का जो विंग है इसको तेजस्वी जी संबोधित कर दें। तो उनके जो सलाहकार है उन्होंने कहा कि नहीं सब छोटे छोटे चीज में नहीं जाते हैं। तो बहरहाल अब उनको कहा गया नहीं कहा गया आई डोंट नो, बट वो नहीं आए। प्रदेश अध्यक्ष को कहा गया तो उसको भी कहा गया नहीं ना, हम ही सब मेरा काम नहीं, जो प्रदेश का प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हो चला है। और अंततोगत्वा वो डॉक्टर जिसको बोलते हैं डिसइल्यूजन्ड हो गया, वहां से छोड़ के चला गया। आज की तारीख में आरजेडी के पास एक अदद स्ट्रॉन्ग वकील की टीम नहीं है जो किसी मसले पर पीआईएल दाखिल कर सके, आरटीआई डालने वाले की कोई टीम नहीं है। इसी तीसरे कारण में बता देते हैं, प्रवक्ताओं का घनघोर अभाव है। 1-2 प्रवक्ता जो हैं वो पॉलिटिकली कुछ ठीक ठाक बोल रहे, कुछ पॉलिटिकल स्टीरियोटाइप बयान तो ठीक ठाक दे देते हैं। अब एक प्रवक्ता है जब वो बोलते हैं तो उनसे अंगिका के ट्यून का बू आ जाती है, माने न तो वो ठीक से हिंदी बोल पाते, अंग्रेजी बोलना बहुत दूर की बात है। और
भूले भटके अगर एक आध अंग्रेजी का शब्द इन लोगों ने बोल दिया तो बंटा धारे है, वो हंसी का पात्र हो जाता है लोग। प्रवक्ताओं के माने लाइन ऑफ स्पीकर्स में स्थिति ये है कि वक्त पर अगर बोलने के लिए जब डिबेट होता था, मैंने अक्सर डिबेट्स को देखा है, तो उसके टेक्निकलिटी पर कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। जाने कितने इशू, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया उस पर कोई राष्ट्रीय बात छिड़ गई, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। एक इनके राज्यसभा के सदस्य हैं, अगर वो बोलना शुरू करेंगे तो घुमाते फिराते घूम फिर करके चले जाएंगे वो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा। प्रवक्ता का काम होता, प्रवक्ता जो होता, मैंने कई बार बताया, प्रवक्ता पार्टी का दर्पण होता। और आज के तारीख में जहां मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल युग है, जहां आप एक लाइन बोलते हैं तो वो पार्टी का इमेज और परसेप्शन बनाता है, पार्टी का दर्पण है वो। तो इस नाते, हालांकि बिहार के और पार्टियों का भी बहुत अच्छा हाल नहीं, मैंने बाकी सब वीडियो में आपको बताया। सो मच सो कि इवन जनसुराज में भी अगर प्रशांत किशोर को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई बोल ही नहीं पाता है, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष वो बोल नहीं पाते। जदयू का वही हाल है, जदयू के प्रवक्ताओं का बहुत बुरा हाल है। वो जब बोलता है तो उसके स्पीच पैटर्न से, उसके वक्तव्य से तथ्य, विचार या किसी चीज पर पार्टी का स्टैंड कम, बल्कि उसका व्यक्तिगत वैमनस्यता, उसका जिसको बोलते हैं, ऑलवेज स्पीक्स वेनम अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कास्ट और ए पर्टिकुलर पार्टी और ए पर्टिकुलर फैमिली। तो यहाँ थिंक टैंक नहीं रहने के कारण ही प्रवक्ताओं का भी घनघोर अभाव हो। एक दिल्ली में कोई प्रवक्ता को देखते हैं, एक लड़की है जो भी हाल में आई है तो कुछ ठीक ठाक बोल लेती है, एक और इनके जेएनयू में किसी प्रवक्ता को बनाया गया है, बट बाय एंड लार्ज स्टेट लेवल पर बढ़िया से कोई बात कर सके, अभाव है। इसका असर और जगहों पर हुआ है। चौथा कारण आपको बता दें, चौथा कारण आज के तारीख में आप इससे सहमत हो भी सकते, नहीं भी हो, यह पार्टी अभी फंड के स्कार्सिटी से जूझ रही, और ये इस पार्टी को जदयू, बीजेपी, इवन जनसुराज आदि से भी की तुलना बहुत कमजोर कर दे। क्यों? ये मोटे तौर से 20 साल से शासन से बाहर है। ठीक है, 2009 तक लालू जी रेल मंत्री रहे, लेकिन रेल मंत्री रहना और स्टेट का सरकार रहना, ये दोनों दो बात। तो लगातार 20 साल से कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार से बाहर हो तो उसके पास फंड की घनघोर कमी हो। मोरेओवर इनका कोई दूसरे राज्य में भी कोई ऐसा वजूद नहीं। अब सोच लीजिए कि जदयू कितना रिसोर्सेज है, बीजेपी का कहना ही नहीं। एक अनुमान के मुताबिक बीजेपी ने लगभग 700 जिलों में अपने जो जिला कार्यालय बनाया है उसमें लगभग 5 करोड़ खर्च, 5 से 6 करोड़। अगर 700 जिलों में सोचिए कितना पैसा। रिसोर्स का घनघोर अभाव है, और इस घनघोर अभाव के कारण ये पार्टी बहुत सारे कार्यक्रम जो करना चाहती है ये कर सकती है या इनको करना पड़ेगा, उसका अभाव। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बता, 2025 के चुनाव में 245 विधानसभा के सीट, लगभग 90,000 बूथ हो। चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन कहता है कि अब एक बूथ के लिए 3 पोलिंग एजेंट आपको रखना चाहिए। एक मेन पोलिंग एजेंट होगा और 2 उसके रिलीवर होंगे। तो आइडियली आप 243 सीट पर, या मान लीजिए मैं मान के चलूं कि आरजेडी 150 सीट पर लड़े, हम एक हाइपोथेटिकल ले रहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि 150 पर लड़े, तो 150 गुने 3 साढ़े 400 आप मान लीजिए कि सीट हो गया। और अगर उसको बूथ में कन्वर्ट कीजिएगा, 40,000 के आसपास बूथ उसमें आए, 1.25 लाख इनके पास पोलिंग एजेंट होने चाहिए। तो कैसे बहाल होगा? बिना पैसा का तो होगा नहीं। जीरो में इनके कार्यालय तक नहीं है, कार्यालय को चलाने के लिए खर्च चाहिए, इसका घनघोर अभाव है। चौथे ही कारण में आपको ये बताते चलें कि यद्यपि इससे थोड़ा इतर है, मतलब इसको आप यूं कहें कि जो तीसरा कारण मैंने बताया थिंक टैंक वाला और प्रवक्ता की लाइन ऑफ स्पीकर्स की कमी, उसी में आपको देखने को मिलेगा विधानसभा में आरजेडी के एमएलएज का पुअर परफॉर्मेंस। एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, एक आध अपवाद है जिसमें कुछ अच्छे लोग परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन विधानसभा में चाहे वो तारांकित प्रश्न हो, अतारांकित प्रश्न हो, 0 आवर हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, प्राइवेट मेंबर्स बिल हो, या फिर बजट पर जब कटौती प्रस्ताव होता है, राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर जो संशोधन दिया जाता है उस प्रस्ताव पर चर्चा हो, बजट में कटौती प्रस्ताव, ये अलग अलग फोरम्स हैं विधानसभा या विधान परिषद में जिस पर बोलने होते हैं। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधान परिषद में भी बाय एंड लार्ज वही स्थिति। हालांकि अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब वहाँ बहुत शानदार स्पीकर, चीजों को बड़े तथ्यपरक तरीके से रखते हैं। सुनील कुमार सिंह वहाँ बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ भाषणों को मैंने सुना है। लेकिन मैं विधानसभा की अगर बात करूँ तो इनके पार्टी में एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए तो बाकी इन विषय पर बोल ही नहीं पाते। मुझको स्मरण है, उनका नाम नहीं लूंगा, एक विधायक थे, अब वो चुनाव हार भी गए और राजनीति से भी लगता है कि बाहर। तो ग्रामीण विकास विभाग पर उन्होंने
हमसे संपर्क किया कि इस पर कुछ बना दीजिए हम, तो मैंने ग्रामीण विकास विभाग का कुछ बना दिया। तो उस दिन ग्रामीण कार्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हो रही। अब वो सोच लीजिए उस विधायक का कितना इंटेलेक्ट होगा, कितनी समझ हो। उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर ग्रामीण विकास विभाग वाला पूरा भाषण पढ़ और हंसी के पात्र हो गए। तो ये इतना इसका ये मैंने एक तरह से मैं यूं कहूं कि देयर इज ए टोटल बैंकरप्सी। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में काला कपड़ा पहनना और हंगामा करना, बाइकआउट करना, प्लेकार्ड लेके हल्ला करना, वो भी एक तरीका है। बट व्हेन इट कम्स टू सीरियस कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस, वहां पर आप परफॉर्म नहीं कर पाइएगा तो आप एक्सपोज होइए। कोई बोल नहीं पाता है, तो अकेले मालूम हुआ कि तेजस्वी ही, मतलब जिसको बोलते हैं मगही में हम लोग बोलते हैं जूता सिलाई से चंडी पाठ, वो अकेले वही करते रहते हैं, या फिर बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता, जिससे मैंने कहा सेकंड लाइन ऑफ लीडर। अब आइए पांचवा और अंतिम कारण की चर्चा करते हैं, जो सबसे प्रमुख है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बुरी भी लग सकती है, बट मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है निष्पक्ष, तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होकर इन विषयों पर जो मैं समझ पाता हूं या जो मैं परसेप्शन रीड कर पाता हूं आम इलेक्टर्स का या इवन इस पार्टी के सपोर्टर्स का, वो मैं पेश कर दूं। बाकी ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि वो इसको किस रूप में ले। अगर कोई इसकी आलोचना के रूप में लेगा तो उसका भी स्वागत है, लेकिन कोई अगर इसको सुझाव के रूप में लेगा तो उसका भी स्वागत। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसके नेता की इनएक्सेसिबिलिटी। आपको यहाँ एक हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं। एक व्यक्ति प्रशांत किशोर जो महज 10 महीने पहले पार्टी फॉर्म करता है, पार्टी फॉर्मेशन के पहले लगातार 1 साल 1.5 साल पदयात्रा कर पूरे बिहार के चप्पे चप्पे को वह व्यक्ति अपने पैरों से नाप दिया है। इस बात से तो आप इनकार नहीं कीजिएगा ना। आप उसके आलोचक हो सकते हैं, उसके प्रशंसक हो सकते हैं, या तटस्थ भी हो सकते हैं, लेकिन आज इस बात से कौन इनकार करेगा कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूल धूकर पैदल उसने नाप दिया। और प्रजातंत्र में कोई भी नेता अपने आप को तब तक स्थापित नहीं कर सकता है जब तक वो जनता के नब्ज को हाथ से टटोल नहीं ले। गांधी जी के 1917 के पहले जो कांग्रेस थी, हालांकि फॉर्मली गांधी जी कांग्रेस में उस वक्त तक नहीं आए थे, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि गांधी जी जब तक संपूर्ण भारत की यात्रा वैसे नहीं की जैसे लोग करते थे थर्ड क्लास में, अब तक वो गांधी नहीं बन पाए, महात्मा नहीं बन पाए। वो इस देश के लिए आंदोलन को इस देश के लोगों की तरह लड़ना चाहते थे। आपको सब वाकया याद है कि कैसे वो चंपारण में गए थे, तो एक परिवार की पहली उसकी फिर उसकी पत्नी आई, दोनों एक बार नहीं आ रही थी। वही पूछा कि दोनों एक बार क्यों नहीं आ रही है। बाद में जाते समय बोला कि एक ही साड़ी है, तो या तो मेरी पत्नी पहनेगी या मेरी माँ पहने। गांधी जी भावुक हुए और उन्होंने अपने शरीर का वस्त्र ही त्याग। कहा कि जब देश की जनता के सर पर कपड़ा नहीं है, मेरे रोंगटे खड़े हो गया, कपड़ा नहीं है तो मैं पूरा कपड़ा पहन के आंदोलन कैसे कर सकता हूँ। देखिए मैं एक किताब आपको दिखा दे, एट मिडनाइट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस किताब को जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि गांधी क्यों आम आदमी की तरह रहते। तो बहरहाल मैं फिर विषयांतर हो जाऊंगा। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि प्रशांत किशोर ने पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द स्टेट को छाप दिया है, छान दिया। उसके ठीक उलट तेजस्वी, यद्यपि इसने भी बहुत मेहनत की, लेकिन इनकी इनएक्सेसिबिलिटी, आसानी से उपलब्ध हो जाना लोगों के लिए, लोग बताते हैं कि इसमें बाधाएं हैं। यहाँ पर एक पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं। आज भी लालू यादव लाख बीमार हूं, लाख पारिवारिक उलझन, लाख कानूनी उलझन, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी तरीके से खाते हैं और समाजवादी तरीके से बैठते हैं। उनका कुर्सी लग जाता है बाहर में, लोग आते हैं, फ्रीक्वेंटली उनसे मिलते हैं। वैसी एक्सेसिबिलिटी, वैसी उपलब्धता तेजस्वी की नहीं है। लोग बताते हैं कि इनके पास मिलने के लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल है कि वो न तो पूरी बात इनके पास पहुंच पाती है, ये जो कहना चाहते हैं वो, ये आज की तारीख में, और इसी बीमारी से नीतीश कुमार ग्रसित। तो नीतीश कुमार का जो हश्र हो रहा है आज, तो बताते हैं कि एमएलए मिनिस्टर्स को भी मिलने के लिए टाइम लेना। हर नेता का अपना पर्सनल जीवन भी होता है, बट हमेशा याद रखिए कि व्हेन यू कम टू द पब्लिक लाइफ यू फॉरफिट मेनी ऑफ योर पर्सनल राइट्स। आप बहुत सारे पारिवारिक अधिकार को आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी लिबर्टी आपको छोड़नी पड़ेगी। तो ये जो पांचवा सबसे बड़ा कारण है, इनकी अनुपलब्धता हो जा रही है, एक्सेसिबल ये नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारण दो परसेप्शन डेवलप कर रहा है लोगों। पहला, ये परसेप्शन डेवलप कर रहा है कि बड़े कंप्लेसेंट हैं, मतलब आराम तलवी हैं। और दूसरा ये परसेप्शन डेवलप कर गया है, ये कहीं और से गाइड होते हैं किसी चीज को बोलने से। जैसे फर्ज कीजिए कि आपके पास कुछ लोग आए मिलने के, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कुछ बुद्धिजीवी, या कुछ और, मैं नाम नहीं लूंगा ऑफ कोर्स, किसी का भी नाम, वो लोग मिल करके कुछ सजेशन देने के लिए गए थे, कुछ सुझाव देने के लिए गए थे। उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे। तो
मैं इसलिए नाम नहीं बता रहा हूँ कि सरकार की आदत ऐसी है कि लगेगा कोई भी नहीं, नेता प्रतिपक्ष से ब्यूरोक्रेट्स मिल सकते, नेता प्रतिपक्ष इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए वो किसी को ये संशय नहीं लेने की जरूरत है क्यों मिलने गया। नेता प्रतिपक्ष इज इंक्लूडेड इन दी गवर्नेंस, मतलब व्हेन आई से गवर्नमेंट आई एम रेफरिंग टू नेता प्रतिपक्ष ऑल्सो। बहरहाल तो वो लोग मिलने के लिए गए, एक तो मालूम हुआ कि 3-4 घंटा के बाद उनसे मुलाकात, और मुलाकात होने के बाद वो जो बात कहना चाह रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि फलाने बाबू से मिल ली। इसका मैसेज डाउन द लाइन ये चला जा रहा है, या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, या समझने की जहमत नहीं उठाते हैं, और एक और जो परसेप्शन कायम हो रहा है वो ये, इनको हर चीज के लिए किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल से या कुछ लोगों पर निर्भर होना पड़ता है, यानी अपने ओरिजिनल आइडियाज नहीं है। ये बड़ा घातक होता है। जैसे नीतीश कुमार क्यों डेंट हुए, जिस समय से उन पर यह आरोप लगने लगा या ये परसेप्शन फॉर्म होने लगा, एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी से गाइड हो रहा है, जो कहता वही करते हैं, उस दिन से इनका यूएसपी जाता रहा। मगही में एक कहावत है, कहता है कि 10 जगह उठिए 10 जगह बैठिए 10 के खाइए पान, 10 के बतिया में हाँ हाँ करिए रहिए अपने ठाम। कि आप सबके बात सुने, सबके बात को कंसीडर करें, यानी एक्सेप्ट करें, अप्रिशिएट करें, लेकिन अपने आइडिया, अपने डिसीजंस, उन सबों को सुनने के बाद इंडिपेंडेंटली लीजिए। ये तभी होगा जब आप 2 काम करिएगा, आप लोगों की नब्ज समझिएगा, उसके लिए आपको व्यापक रूप से घूमना पड़ेगा। पदयात्राएं आपको करनी चाहिए, हालांकि अब तो इनका बहुत देर हो गया। और पदयात्रा का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी से गए, भाषण दिए, चले आए, सर्किट हाउस में रुक गए, वही 5 आदमी पटना में बतिया रहा, वही 5 आदमी सर्किट हाउस में बतिया रहा, जैसे नीतीश जी के साथ। हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई अलर्ट, लो अलर्ट, सब वही 5 आदमी रहता। तो वही 5 आदमी के साथ अगर आप पटना में भी बात कर रहे हैं, सर्किट हाउस में भी बात कर रहे हैं, गाड़ी में भी बात कर रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस। तो पहली चीज है आपको व्यापक रूप से घूमना चाहिए, और दूसरा यू नीड टू स्टडी, आपको पढ़ना पड़ेगा। द लीडर्स आर रीडर्स। जब आप मीडिया से बात करते हैं, जब आप लोगों से रूबरू होते हैं, जब आप गवर्नमेंट चलाइएगा, यू नीड टू हैव योर ओरिजिनल आइडियाज। अगर वही घिसे पीटे शब्द, वही घिसे पीटे सेंटेंसेस, वही घिसे पीटे नारे, वही घिसे पीटे आइडियाज आप रोज रोज बोलिएगा तो नवीनता का अभाव हो। आपके पास शब्दों की एक खजाना होना चाहिए। यू नीड टू हैव ए बैंक ऑफ वोकेबलरीज, सेंटेंस के फ्रेमिंग्स। कुछ चीजों में, कुछ चीज को जब आप बोलते हैं तो आप हमेशा अपना वीडियो देख करके क्रिटिकली समझिए कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें कहाँ कहाँ खामी है। और वो सब आदमी जिसको बोलता है ना, एक आपको उदाहरण देते हैं, जिसके मुंह से बदबू आती है, माउथ स्टिंग करता है, तो उस व्यक्ति को छोड़ के बाकी सबको पता रहता है कि इसका मुंह का बदबू दे रहा है। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति बोलता है, भाषण में उसके स्पीच पैटर्न में क्या कमी है वह उसके अलावा सब जानता है। तो करना क्या चाहिए, आपको ओपन करना होगा अपने आप को और पूछना होगा कि साहब जो हमें बोल रहा है इसमें कहाँ कहाँ कमी है। यू शुड अमेंड योरसेल्फ। एक बार की बात है, किसी ने कहा या हम कहीं पढ़ रहे थे कि कोई बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो वो बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन कुछ मैचेस से वो 0 पर आउट हो रहे थे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उन्होंने अपने कोच को ये अधिकार दिया, अपने इसमें अधिकार आपको देना पड़ेगा। नेता के सामने कौन बोलेगा कि आप खराब बोल रहे हैं, वो तो यहाँ तो हाँ वाहवाही वाला, वो बोलेगा रात, तो बोले हाँ हुजूर रात हो गया, अभी बारिश हो रही है, लेकिन कोई कहेगा सब बड़ी दुबास और बहुत कड़कड़ाता धूप है। तो ये तो कल्चर है यहाँ पूरे देश में, बिहार में तो और ज्यादा। तो उस क्रिकेटर ने अपने कोच को कहा कि हमको बताइए कि हम क्यों ऐसे गड़बड़ा रहे हैं। तो कोच ने कहा कि तुम बैट ठीक से नहीं पकड़ रहे हो। उस क्रिकेटर को बड़ा आश्चर्य लगा, इतना बड़ा खिलाड़ी हम बैट नहीं पकड़ते। लेकिन उसने जब अपना वीडियो देखा तो पाया कि सही में ठीक से बैट नहीं पकड़। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये 5वीं कमी को सुधारा जा सकता है, कोई भी लीडर सुधार सकता है, लेकिन यह अधिकार आपको किसी और को देना होगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, आप हमें बताएं। तो बहरहाल इन 5 कमियों की चर्चा इतने कम समय मैंने की। मेरा उद्देश्य पूरे इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये अवेयर करना है कि ये 5 पॉलिटिकल पार्टीज के क्या वीकनेस। यहाँ पर हमारा ये एपिसोड्स खत्म होता है। अगला एपिसोड मैं शुरू करूंगा कि बिहार की 5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टियों के 5 सबसे क्या है, व्हाट आर द 5 स्ट्रेंथ्स ऑफ दोज 5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इन बिहार। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।